कहते हैं अंत भला तो सब भला। आज आगाज तो हुआ बड़ा ही अच्छा जब भाई केएल राहुल की और पंत की बेहतरीन पारी, मगर उसके बाद उतर गई पटरी से भारतीय टीम की गाड़ी जब आई जॉनी बेयरस्टो और बेन स्टोक्स की बेहतरीन साझेदारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सतीजा और आप देख रहे हैं M21 क्रिकेट। और भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की कर रहे हैं हम चर्चा। और वापसी हो गई है मेरी यूट्यूब पे, वापस मैं आ गया हूँ यूट्यूब पर। और माफ़ी चाहूँगा कि कुछ समय से यूट्यूब पे मैं अवेलेबल नहीं था, आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मगर और दौरे के बीच में वापसी करने के लिए भी एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ। मगर अब रेगुलर वीडियोस आएंगे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मगर उससे पहले हम बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस मुकाबले के समीकरण की। समीकरण में भारत की टीम ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए, जहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीता था, भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। वहाँ पे भारतीय टीम ने बनाया 336 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन। मगर उसके बाद हमें लगा था कि 337 रन बनाना इंग्लैंड के लिए एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि ऑन मॉर्गन भी नहीं थे आज इनके पास, आज जो रूट भी इंग्लैंड की फॉर्म में मौजूद नहीं है। मगर उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ मुश्किल होती है इस टीम को, क्योंकि ये टीम fearless क्रिकेट में विश्वास रखती है। और इस fearless क्रिकेट के चलते ही इंग्लैंड ने बड़ी ही आसानी के साथ 337 रन बना लिए मात्र 42.3 ओवर में। जी हाँ, मात्र 42.3 ओवर में ही 337 रन का महान विशालकाय लक्ष्य इंग्लैंड की टीम ने पार कर लिया। और एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि सन 1974 से, जी हाँ, यानी कि जब से भारतीय क्रिकेट में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलने की शुरुआत की थी, तब से लेके अब तक किसी भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ था कि 250 से अधिक रन का लक्ष्य इंग्लैंड चेस कर जाए भारत के खिलाफ। यानी कि पिछले लगभग 40, 43, 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड ने भारतीय टीम को चेस करते हुए हराया है। और उसके बाद एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछले कितने भी मुकाबले आप देखें, जब भी भारत में कोई वनडे हुआ है, इंग्लैंड ने कभी भी 300 से अधिक रनों का लक्ष्य चेज नहीं किया है भारत के खिलाफ। और ये भी पहली बार हुआ कि भारतीय टीम 300 रन से ज़्यादा अधिक रनों को डिफेंड करने से आज चूक गई। तो ये तो आंकड़े हैं, और इससे दर्शाता है कि इंग्लैंड की टीम जो है, आज उन्होंने दर्शाया है कि वह है विश्व की नंबर 1 टीम। वर्ल्ड चैंपियंस की तरह आज इंग्लैंड की टीम खेली है, और उन्होंने दर्शाया है कि क्यों उन्हें नंबर 1 टीम कहा जाता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में। चलिए अब मुकाबले की बात करते हैं, भारतीय टीम की पहली पारी की बात करते हैं। 336 रन बनाए थे भारतीय टीम ने। उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय टीम की शुरुआत की। पहले 10 ओवर थोड़े से धीमी शुरुआत रही भारतीय टीम की। 41 पे 2 था भारतीय टीम का स्कोर। शिखर धवन जल्दी आउट हुए, उसके बाद आउट हुए रोहित शर्मा, बदकिस्मत रहे। उसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए और साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान किंग कोहली। बल्लेबाजी हुई, साझेदारी भी पनपी केएल राहुल के बीच और कप्तान कोहली के बीच, एक अच्छी साझेदारी पनपी। केएल राहुल तो आगे बल्लेबाजी करते रहे, मगर विराट कोहली 66 रन पर आदिल रशीद के खिलाफ एक बार फिर आउट हो गए। उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 158 पर 3। केएल राहुल सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं और अंदर आते हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत हैज बीन बट ऑल टुगेदर डिफरेंट क्रिकेटर। और ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले ये टीम में होते भी नहीं थे। आईपीएल इनका खराब गया था, उसके बाद टीम से ड्रॉप हुए थे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाड में, T20 अंतर्राष्ट्रीय स्क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर इन्हें मौका नहीं मिला था। इन्हें मौका मिला था टेस्ट में, और टेस्ट में भी ये एज ए रिप्लेसमेंट, एक सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर के रूप में स्क्वाड में मौजूद थे। पहली स्कीम ऑफ थिंग्स में वृद्धिमान साहा थे टीम के फर्स्ट विकेट कीपर में। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट एक किस्मत का खेल है, और किस्मत ऋषभ पंत की ऐसी चमकी। और खैर ये भी कह सकते हैं कि ऋषभ पंत ने भी बड़ा हार्डवर्क किया, परिश्रम किया है, और उसके बाद ही अब ऐसा लग रहा है कि अब पूर्ण रूप से वह भारतीय टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में भी उन्हें एक चांस, एक किस्मत के चलते ही अपनी पारी खेलने का मौका मिला, क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए थे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के बाद। मगर जिस प्रकार की पारी ऋषभ पंत ने खेली, 77 रन उन्होंने बनाए मात्र 40 गेंदों में, लगभग 200 का रहा उनका स्ट्राइक रेट। और उसके साथ साथ केएल राहुल के साथ उन्होंने साझेदारी बनाई। केएल राहुल करते रहे बल्लेबाजी, और 108 रन बनाए केएल राहुल ने मात्र 114 गेंदों में, लगभग 90 का उनका भी स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद जब केएल राहुल आउट हुए, लगभग
173 के स्कोर पर। उसके बाद अंदर आते हैं हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी करते हैं, पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं, उसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, 35 रन की पारी खेलते हैं, आउट हो जाते हैं अंत में हालांकि। और उसके चलते भारत बनाती है 336 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कागज पर 336 रन का एक विशाल काय टोटल भारतीय टीम अपने बोर्ड पे सेट करती है। 337 रन बनाने इंग्लैंड की टीम को, नहीं तो एक समय हमें लग रहा था कि 337 रन का लक्ष्य जो है वो बहुत ही बड़ा है, मगर अगर इस पारी का हम और डीप में जाके छोटे इस पारी को अगर टुकड़ों में देखें तो टुकड़ों में देखने पर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 15-20 रन भारतीय टीम ने कम बनाए। और इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले 10 ओवर में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 41 पे 2 था भारतीय टीम का स्कोर। उसके बाद अगर हम अगले 30 ओवर को देखें तो अगले 30 ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर बनाए हैं 169 रन, 169 रन ऑफ इंडियन हैव स्कोर। और 169 रन में उन्होंने विकेट कितनी खोई है? मात्र एक विकेट, वो भी विराट कोहली की आपने एक विकेट खोई है, उसके अलावा आपने कोई विकेट नहीं खोई। यानी कि अगले 30 ओवर में 180 गेंदों में आपका लगभग 5-5.5 का रन रेट रहता है, जहां पे आप 169 रन बनाते हैं। और उसके बाद आखिरी 10 ओवर में आप बनाते हैं 126 और रन, यानी कि एक आखिरी 10 ओवर में जरूर आपने की वापसी, मगर क्या उन जो 30 ओवर थे, मध्य क्रम के 30 ओवर जिसमें मोइन अली ने गेंदबाजी की, आदिल रशीद ने गेंदबाजी की, और अच्छी गेंदबाजी करने दी आपने। अमूमन हम कहते हैं कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो वहां पर आपने स्पिनर्स को यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करने दी। मोइन अली जिन्होंने आज एक सब्स्टिट्यूट गेंदबाज, एक छठे विकल्प है इंग्लैंड की गेंदबाजी में, उन्होंने आज 10 ओवर फेंके, मात्र 47 रन दिए। आदिल रशीद खैर अच्छे स्पिनर है इंग्लैंड के लिए, उन्होंने आज 10 ओवर में 65 रन दिए और एक ही विकेट। ठीक है, तो शायद वहां पर एक अग्रसर और रोल प्ले कर सकते थे केएल राहुल इन्हें 108 रन, बेहतरीन रन बनाए, 108 रन, मगर बनाए उन्होंने 114 गेंदों में। अमूमन ये वो केएल राहुल हैं जो T20 में भारत के लिए ओपन करते हैं और अब पंजाब किंग्स के लिए IPL में ओपन करेंगे। यानी केएल राहुल एक अटैकिंग बल्लेबाज हैं, मगर उन्होंने उस अटैकिंग बल्लेबाज के रूप में आज शायद बल्लेबाजी नहीं की। हालांकि ऋषभ पंत की पारी और हार्दिक पांड्या की पारी ने कॉम्पेंसेशन जरूर दिया उसका, 126 रन बनाए भारतीय टीम ने। मगर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इंग्लैंड की टीम की जो गेंदबाजी थी थोड़ी आज कमजोर थी। ना इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर थे, ना इंग्लैंड के पास मार्क वुड थे, जो अमूमन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, और क्रिस वोक्स भी इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। तो सैम करन थे उनकी जगह थे रीच टॉबली उनकी जगह टॉम करन थे, जिनके पास पेस नहीं थी और उन्हें तजुर्बा भी नहीं है आखिरी 10 ओवर में आने की, अंतिम ओवर्स में गेंदबाजी करने का। तो लगातार स्लोअर गेंद, शॉर्टेस्ट गेंद और स्लॉट में गेंदें उन्होंने अक्सर की, जिसके चलते ऋषभ पंत को फायदा हुआ, हार्दिक पांड्या को फायदा हुआ। आसानी के साथ भारतीय टीम ने 126 रन बनाए आखिरी 10 ओवर में। खैर 336 रन कागजात पर देखें तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मगर अगर हम एक अंदर से आंकलन करें भारतीय पारी का तो लगता है कहीं ना कहीं 10 से 15 रन और 15 या 20 रन और आप अधिक बना सकते थे। 300 या 350 रन का लक्ष्य आप विपक्षी टीम को दे सकते थे, जिससे एक मानसिक तौर पर आपको एक पुश मिलता है। और जब रिक्वायर्ड रेट 7 से अधिक का रहता है तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर शायद थोड़ा सा दबाव और आप बना सकते थे। मगर उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड की पारी की। इंग्लैंड ने 337 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर, मात्र 42-43 ओवर हुए। जी हाँ, इट्स बीन दैट काइंड ऑफ इनिंग्स डोमिनेशन। इंग्लैंड की टीम ने दिखाया है कि क्यों उन्हें नंबर 1 टीम कहा जाता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और शुरुआत की बात करें इंग्लैंड की पारी की, 59 रन, कोई विकेट नहीं। पहले 10 ओवर में 59 रन बनाए। इंग्लैंड भारत की बात करें तो 41 रन बनाए थे उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान पर। इंग्लैंड ने बनाए 59 रन, कोई विकेट नहीं, यानी कि एक बार फिर नई गेंद से हम विकेट नहीं चटका पाए। उसके बाद आगे जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई, जो जेसन रॉय ने अर्धशतक किया, उसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें रन आउट कर दिया, मगर उसके बाद जब बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए और साथ में उनके जोनी बेयरस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे, तब तो बिल्कुल ही कमाल, लाजवाब उन दोनों ने एक ऐसी साझेदारी रची जिसने पूर्ण रूप से भारतीय गेंदबाजों को नेस्ता नाबूद कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के पास किसी भी बल्लेबाजी के अटैक का जवाब नहीं था, कोई विकल्प नहीं था भारतीय गेंदबाजी के पास। एक और अगर हम इन दोनों की साझेदारी की बात करें, बेन स्टोक्स की साझेदारी, उसके बाद जॉनी बेयरस्टो की साझेदारी, 174 रन, 175 रन इन्होंने बनाए हैं मात्र 114 गेंदों में, यानी कि 19 ओवर में
इन्होंने बनाए हैं 175 रन, यानी कि T20 अंदाज में इन दोनों बल्लेबाजों ने वहां बल्लेबाजी की, एक बेहतरीन साझेदारी रची और भारतीय टीम की जो गाड़ी थी वो पटरी से ऐसी उतरी कि फिर पटरी पे वापस शायद वो दोबारा चढ़ ही नहीं पाई। 175 रन इन्होंने किए कुलदीप यादव के। अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो कुलदीप यादव पे दबाव डाला इन्होंने, उसके बाद दबाव डाला कृणाल पांड्या पर। कुलदीप यादव तो जरूर भारतीय टीम के एक तजुर्बेकार स्पिनर है, मगर कृणाल पांड्या को इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है। खैर, अपना दूसरा ही अपना अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कृणाल पांड्या खेल रहे थे, इन दोनों गेंदबाजों पर दबाव डाला और उसके पूर्ण रूप से मतलब नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय स्पिन अटैक को। और उसके चलते फिर उसके बाद आसानी के साथ लियम लिविंगस्टोन और डेविड मलान आते हैं बल्लेबाजी करने और आसानी के साथ इंग्लैंड ये लक्ष्य को है चेस कर जाती है। मगर बीच में एक समय हमें ऐसा लगता है कि भारतीय टीम कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस मुकाबले में वापस आती है। भुवनेश्वर कुमार बेन स्टोक्स को 99 रन पर आउट कर देते हैं। 99 रन 52 गेंदों में शतक डिजर्व करते थे आज बेन स्टोक्स, मगर बदकिस्मती से 99 रन पर वह आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा पहले जोनी बेयरस्टो की विकेट ले लेते हैं 124 रन पर, और उसके बाद जॉस बटलर इंग्लैंड के कप्तान को आउट कर देते हैं 0 के स्कोर पर। यानी कि एक और बार हमें लगता है कि अभी कुछ ना कुछ पिक्चर ये बाकी है, अभी कुछ ना कुछ देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस टेल, देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस स्टोरी, अभी भी बाकी है। मगर उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है कि अगले 2 ओवर कृणाल पांड्या से एक ओवर डलवाते हैं और उसके बाद विराट कोहली डलवाते हैं कुलदीप यादव से। उन 2 ओवर में डेविड मलान और लियम लिविंगस्टोन को, जो उस समय के नए बल्लेबाज थे, उन्हें सेट होने का मौका मिल जाता है। वह आसानी के साथ सिंगल लेते हुए 15 रन अगले 2 ओवर में अर्जित कर लेते हैं और उसके बाद आसानी के साथ जब वह सेट हो जाते हैं तो वह भी बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं और आसानी के साथ इंग्लैंड 337 रनों का लक्ष्य को पार कर जाता है। तो वहां पर जब आपने 3 विकेटें लगातार चटका ली थी तो वहां पर शायद अगर भुवनेश्वर कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर की ही गेंदबाजी से आप चलते रहते, जबकि उनके ओवर्स आपके पास उपलब्ध थे, तो कहीं ना कहीं आप शायद इंग्लैंड के और बल्लेबाजों पर दबाव डाल सकते थे। और अगर एक और विकेट वहां कहीं ना कहीं गिर जाती तो कहीं ना कहीं दबाव इंग्लैंड की टीम पर आ सकता था, ऐसा कहा जा सकता है। खैर, ये चीज तो रही। मगर उसके बाद एक और चीज जो हमें देखने को मिली दूसरी पारी में, वह ये देखने को मिली कि हार्दिक पांड्या तो गेंद कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर हार्दिक पांड्या आपके एक छठे विकल्प में आपके पास गेंदबाज के रूप में उपलब्ध नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट की चलते, जी हाँ, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, विराट कोहली ने कहा है, विराट कोहली के शब्द थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या को एज अ खिलाड़ी के रूप में वह उनका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, तो उन्हें वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में अभी गेंदबाजी नहीं देंगे। मगर हार्दिक पांड्या ये वही हार्दिक पांड्या हैं जिन्होंने T20 मुकाबले में, चौथे T20 मुकाबले में 4 ओवर में मात्र 16 रन दिए थे और नई गेंद से भी इन्होंने T20 मुकाबलों में गेंदबाजी की और पूर्ण रूप से अपने 4 ओवर डाले। तो क्या यहाँ पर भी 1, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर क्या हार्दिक पांड्या से नहीं कराए जा सकते थे? और अगर हार्दिक पांड्या से नहीं कराए जा सकते थे और आपको ये बात पता थी, तो इतना मैं कहूंगा कि इनएक्सपीरियंस्ड और एक वीक पेस अटैक के साथ और एक वीक बॉलिंग अटैक के साथ आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ मैच खेलने उतरते हैं, जहां पे कृणाल पांड्या, जरूर देखें, कृणाल पांड्या ऑलराउंडर है और एक अच्छे रूप में ऑलराउंडर है, मगर वो बैटिंग ऑलराउंडर है। उन्होंने 70 रन की, वो जो 58 रन की उन्होंने अपने डेब्यू पे पारी खेली, एक बैट्समैन के रूप में आप कृणाल पांड्या को ज्यादा देख रहे हैं। और कृणाल पांड्या से यानी कि पूर्ण रूप से वह आपके विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, वह भी आपके पूर्ण रूप से एक स्पिनर नहीं है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा आपके सेकंड बॉलर है जो बॉलिंग अटैक को आपके लीड करते हैं। भुवनेश्वर कुमार आपका पेस अटैक लीड करते हैं जो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और शार्दुल ठाकुर भी लगातार वह विकेटें निकालते जा रहे हैं। मगर उसके बाद अगर हम पहले एक दिवसीय की बात करें तो कुलदीप यादव उसमें महंगे साबित हुए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कृणाल पांड्या भी पहले एक दिवसीय में महंगे साबित होते हैं। यही नहीं कि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है भारी तौर पर कि इंग्लैंड के खिलाफ आपकी जो गेंदबाजी थी उसमें पूर्ण रूप से आपके पास संतुलन था ही नहीं। आपके पास मात्र 5 गेंदबाज थे, उसमें से भी एक स्पिनर ऐसे जिसके आपको 10 ओवर पूर्ण रूप से नहीं मिले पहले 40 ओवर में। आज अगर हम एक और बात करें कि कृणाल पांड्या और कुलदीप यादव ने अपने 16 ओवर में 156 रन दिए। कृणाल पांड्या ने दिए 6 ओवर, उसमें आए 72 रन 12 की इकॉनमी रेट से, और कुलदीप यादव ने फेंके 10 ओवर जिसमें आए हैं 84 रन। यानी कि इन स्पिनर्स को इंग्लैंड ने अटैक किया और आपके पास अब गेंदबाजी में कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कुछ ओवर फेंक सकते हैं,
मगर वह विकल्प बिल्कुल भी उपलब्ध ही नहीं था आपके पास। यानी कि जब आपको एक पता था, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है, एक सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय पेस अटैक या क्या भारतीय बॉलिंग अटैक इस इंग्लैंड टीम के खिलाफ कारगर साबित होएगा अब अगले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में। मेरे हिसाब से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब परिवर्तन होंगे इसमें। खैर, परिवर्तन की बात हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो कि होगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का रिव्यू। तो ऐसे वीडियोस लगातार इस चैनल पर चलते रहेंगे। खैर, उसके अलावा आखिर में इस वीडियो में बात करना चाहूँगा कि कौन रहा मेरा एक इम्पैक्ट प्लेयर इस मुकाबले में, यानी कि M21 इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच। यानी कि मेरे हिसाब से मेरे प्लेयर ऑफ द मैच थे बेन ब्रिलियंट स्टोक्स, क्योंकि उन्होंने 99 रन की पारी जो खेली, जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया, 10 छक्के लगाए बेन स्टोक्स ने, 10 छक्के स्पिनर्स को पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद कर दिया और एक तरफा बना दिया एक ऐसे मुकाबले को जहां पे हमें ऐसा लग रहा था कि दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव ट्रॉफी। मगर आसानी के साथ इंग्लैंड ने 337 रन भारत के खिलाफ चेस कर लिए। तो 337 रन भारतीय टीम के खिलाफ चेस हो चुके हैं, 1-1 से ये फिलहाल के लिए ये श्रृंखला बराबर हो चुकी है। यानी कि एक बार फिर जो रविवार को मुकाबला होगा उसमें इंग्लैंड और भारत की टीम एक बार फिर ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी और आखिरी मुकाबला एक बार फिर हो चला है एक तरीके से एक वर्चुअल डिसाइडर। तो आखिरी मुकाबले के रिव्यू के साथ जरूर मैं वापस आऊंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजा दी और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज M20 और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तब तक के लिए कोविड को रखिए नेगेटिव और अपने एटीट्यूड को रखिए पॉजिटिव। ऐसे वीडियोस आपके लिए इस चैनल में लगातार आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।